नमस्ते विद्यार्थियों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र विषय के प्रथम अध्याय जिसका नाम है लोकतंत्र, इसका एक वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। विद्यार्थियों, आप लोगों ने निश्चित रूप से उस वीडियो को देखा होगा और उसी वीडियो के क्रम में आपके समक्ष यह दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। बच्चों, हमारा जो प्रथम चैप्टर है 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र विषय का, उसका नाम है लोकतंत्र। और पहले वीडियो में हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में जो कुछ जाना है, उसी कड़ी में इस दूसरे वीडियो को आप समझने का प्रयास करें और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी देश में लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है। वे कौन सी बातें हैं जो किसी देश के लोकतंत्र को मजबूत बना सकती हैं और वे कौन सी बातें हैं जो लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकती हैं। तो चलिए, आप इस वीडियो पे बने रहें और इसे समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, अभी आप देख रहे हैं आपके समक्ष स्क्रीन पे भारत में लोकतंत्र। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उसके बाद हमारे देश में चुनाव हुए और तब से लगातार चुनाव होता चला आ रहा है और हमारे देश में लोकतंत्र का जीवंत रूप देखने को मिलता है। बच्चों, आप यहाँ एक तस्वीर को देख सकते हैं, किस तरह से मतदाता, महिला, पुरुष सारे लोग जो हैं किसी बूथ पे जुटे हुए हैं और चुनाव में अपना वोट देने के लिए आए हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। 1947 में आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि भारत के लिए शासन की प्रणाली लोकतंत्र ही होनी चाहिए। बिल्कुल, आप पढ़ चुके हैं कि संविधान के लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बना, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता है इसके नागरिकों को मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता। यदि हमारे देश के किसी विशेष जाति, समुदाय या व्यक्ति या धर्म के लोगों को यदि विशेष कुछ अधिकार मिल जाए और दूसरे लोगों को न मिले तो ये होती है असमानता। तो असमानता का होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों, आप स्क्रीन पे आपने इस फ़ोटो को देखा और इस फ़ोटो के माध्यम से आप लोगों ने ये भी देखा कि भारत में जो चुनाव होते हैं उसमें किस प्रकार से कानून की दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मताधिकार की समानता, है ना, इक्वल राइट टू वोट, इसको हम लोग कह सकते हैं। इक्वल राइट टू वोट यानी वोट करने के समय हम सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो धनी हो, चाहे वो निर्धन हो, कि चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो किसी जिला के अधिकारी ही क्यों ना हो। चलिए, लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने यानी वोट देने का वैधानिक अधिकार, यानी कि एक उनको अधिकार मिल जाए, कानून की दृष्टि से वैधानिक अधिकार है या नहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र मैंने पहले भी किया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दुनिया के कई देशों में बच्चों महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत विलंब से मिला है, अमेरिका जैसे देश में भी। तो भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई। भारत में बहुत आराम से जैसे ही देश आज़ाद हुआ सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया और यहाँ इसके लिए कोई विशेष संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
तो इसे ही हम लोग कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो ये घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है, लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य अवसरों पर भी समानता के कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता होती है। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वोट देने में समानता हो और सामाजिक रूप से असमानता हो तो वह समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो चलिए हम लोग इसी कड़ी में और आगे देखते हैं कि किसी भी देश में कानून में और कौन कौन सी बातें शामिल होंगी, तब उस देश का लोकतंत्र फलेगा फूलेगा। तो चलिए यहाँ देखिए, भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी। कौन कौन सी इक्वलिटी है हमारे लोकतंत्र में? भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति तथा उसके शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर के आधार पर, यानी जिसे हम लोग कहते हैं ना कि पैसा वाला और गरीब आदमी, है ना, कि बहुत पढ़ा लिखा हुआ आदमी और या कि अनपढ़ निरक्षर आदमी, इसमें कोई अंतर भेदभाव नहीं है। संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो पहला वाला देखिए बच्चों, कानून की नज़र में है हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह असाधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी। दूसरा है बच्चों, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार, किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुओं एवं सड़कों का उपयोग कर सकता है। आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब कोई तो सड़क पे चल सकता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देश थे बच्चों, है ना, देश थे इसलिए कह रहे हैं कि अब वहाँ कानून बदल गया है। वहाँ पे कुछ ऐसी पुलें बनी हुई थी, कुछ ऐसे ब्रिज बने हुए थे जिसमें अंग्रेज गोरे लोग चल सकते थे, और कुछ ऐसे पुल बने हुए थे जिसमें काले लोग, जो वहाँ के अफ्रीकन निवासी हैं, वो लोग चल सकते थे। कुछ ऐसे स्कूल थे जिसमें सिर्फ गोरे लोग ही पढ़ सकते थे। तो बच्चों, भारत में ऐसा नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती। इसका लगभग पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। बच्चों, अस्पृश्यता क्या चीज़ है? जिसको हम लोग छुआछूत बोलते हैं, अनटचेबिलिटी बोलते हैं। अनटचेबिलिटी इज ए क्रिमिनल वायलेंस बोलते हैं, कि ये ऑफेंस है ये बच्चों। अस्पृश्यता बहुत खराब चीज़ है ना। तो थी, हमारे समाज में थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी। आज भी किसी रूप में, शायद सामाजिक रूप में कहीं देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी होती जा रही है देश में, अस्पृश्यता जैसी कोई चीज़ हमारे देश में अब नहीं है। आगे है बच्चों, सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी है, रेलवे की नौकरी है, बैंक की नौकरी है, जहाँ कोई भी है ना, तो सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा शासन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया है। सरकार ने सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार से पीड़ित समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। इन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को अधिक अवसर प्रदान किया है। बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि सैकड़ों वर्षों से पीड़ित समुदाय। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जो कि सैकड़ों साल से पीड़ित थे, जो सैकड़ों साल से उन लोगों को अधिकार नहीं मिला था। तो जब कानूनन अधिकार मिला तो बहुत सारी योजनाएं उनके लिए लागू की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को अधिक अवसर प्रदान करना है जिन्हें अतीत में, यानी कि भूतकाल में, समुचित अवसर नहीं मिले। उदाहरण के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं मूलतः समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। बच्चों, अब आगे देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 यानी 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी।
15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन, उनकी उपस्थिति एवं उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू है। बच्चों, 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में नहीं लागू हुई थी, लेकिन लागू हो गई थी कुछ राज्यों में। यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। बच्चों, जो आप स्कूल में जो भोजन करते हैं ना, गर्म भोजन आप लोगों को दोपहर दिन में मिलता है ना, वही है मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम लोग MDM कहते हैं। इस योजना में तब से आज तक कई परिवर्तन किए गए हैं। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इसे पूरे देश में लागू किया गया। बिल्कुल सही बात है बच्चों। आज हम देखते हैं कि सन 2004 या फिर 2005 के जनवरी महीने से तो झारखंड राज्य के सभी स्कूलों में भोजन पकने लगा और बच्चों को मिलने लगा। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, इस योजना के तहत बच्चों को स्कूलों में ताज़ा गर्म भोजन परोसा जाता है। और मध्याह्न भोजन योजना जो है MDM की शुरुआत सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में हुई थी, है ना। और हमारे झारखंड राज्य के एक विद्यालय में देखिए मध्याह्न भोजन करते हुए बच्चों की यहाँ पे एक तस्वीर है ना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक माने 1 से 5 क्लास वाला विद्यालय, और उच्च प्राथमिक जहाँ पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है उसको कहते हैं उच्च प्राथमिक। तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है, यानी सरकार द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहा है। जैसे विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन दर में बढ़ोतरी, मैंने एडमिशन रेट भी बढ़ा है बच्चों, अधिक से अधिक बच्चे नामांकित हुए हैं। विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माताओं को इससे काफ़ी राहत मिली। बच्चों, हमारे देश में आज भी बहुत गरीबी है। माताएं काम करने के लिए कहीं चली जाती है, उसको फिक्र रहता है कि मेरा बच्चा स्कूल में क्या खाएगा। यदि वो घर जाता है तो घर में उसको खाने को कुछ नहीं मिलता है। तो कितना अच्छा है कि अब स्कूलों में उनको भोजन मिलता है। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायक हुआ है। तो बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है कि जातिगत पूर्वाग्रह जो है इससे दूर हुआ है। तो जातिगत पूर्वाग्रह को दूर होने का मतलब क्या है? जातिगत पूर्वाग्रह का दूर होने का मतलब यह है कि चाहे वो बच्चा किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का हो, लेकिन यदि वो एक साथ एक पंक्ति में बैठकर खाता है तो बचपन से उसके मन में जो है ना सभी लोगों के प्रति मतलब एक सम्मान की भावना आती है। तो क्या कहेंगे कि बहुत जगह आप देखिएगा कि जो डिग्निटी है वो वायलेट होता है। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि मतलब किसी व्यक्ति को जातिगत मतलब कारणों से पीड़ित होना पड़ता है। तो मध्याह्न भोजन योजना ऐसी चीज़ है जो बचपन से ही बच्चों में समानता का भाव लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो बच्चों, इस चैप्टर में आगे भी चल के हम लोग कुछ असमानताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग कुछ और भी ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जहाँ की कैसे जो गरिमा है, मानवीय मूल्य हैं, वो किस तरह से मतलब उसका उस पर गलत प्रभाव पड़ता है, वो वायलेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वायलेशन ऑफ डिग्निटी, है ना। वो सब भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बच्चों, हम लोग थोड़ा बहुत बाल संसद के बारे में भी इसके अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग जान लेंगे। तो अभी वर्तमान इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और निश्चित रूप से आपने ये समझने का प्रयास किया होगा कि किस प्रकार से हमारा लोकतंत्र फल फूल सकता है, किन किन चीज़ों के होने से हमारा जो लोकतंत्र है वो और बेहतर होगा। तो उन चीज़ों में है कि अस्पृश्यता ये सब नहीं होना चाहिए और इसी तरह से कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया, मताधिकार की समानता के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें, वो वीडियो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा।
ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।